मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज। हाँ, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 84। इससे पहले हम पढ़ चुके थे, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार और शिवाजी। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अंडरलाइन कर लीजिए, औरंगजेब कैसा था? समय के विपरीत चलने वाला शासक था। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया था। उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे। उत्तर में सिख उठ खड़े हुए। वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे, जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया था। ठीक ऐसे समय जब उसके बीच एक अद्भुत सेना नायक उठ खड़ा हुआ था, मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा। उनमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था। वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को विशेषाधिकार प्रदान न करना, लेकिन ऐसा राष्ट्रवाद उसके समय में नहीं रहा और न ही उसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी थी इसी मेल से पैदा हुई थी। यह केवल खास किस्म की और आंशिक राष्ट्रीयता थी, जिसमें धर्म के क्षेत्र से बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था। हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ। 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, अंडरलाइन कर लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। अंडरलाइन कर लीजिए, मुगल साम्राज्य खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए थे। 1659 ईस्वी के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे, बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे। गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था। उस समय जब साम्राज्य में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। अब देखिए, शिवाजी के बारे में बताया जा रहा है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहाँ अंग्रेजों की कोठियाँ थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौज दल का रूप दिया, उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जय शक्ति का रूप दिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। अब है प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय थे मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। विदेशी थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। सदी के पूर्वार्ध में यह लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय 1739
उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा और उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्त ताऊस भी था। दिल्ली के शासक कमज़ोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिर शाह की टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिर शाह के आने से पहले ही उसकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। नादिर शाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उससे कटकर अब नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया और उनके शासन की शुरुआत के साथ ही सन 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके की 1/3 से अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद 3 ताकतें बाकी रह गई जो अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज, प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिसकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। अब भी सबसे पहला स्थान मराठों को ही दिया जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्धि थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया गया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उसमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी बैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया और उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा अंतिम शक्ति रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने उस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया। लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी में और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी। इसके बाद है रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव ना पड़ सका। ऐसे व्यक्तियों में
ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सज़ा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सज़ा बंद कर दी। चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो, युद्ध के सिवाय उसने कभी किसी की जान नहीं ली। गर्चे उसकी जान लेने की कोशिश एकाधिक बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जय सिंह था। उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनयिक तो था ही, उससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएँ बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया और उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। और इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच अक्सर खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया। जय सिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ और भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में जब उथल पुथल, युद्ध और उपद्रव से माहौल भरा था, राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के 2 रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायत में वहाँ भरी रहती थी कि भारी चुंगी लगाकर और कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे जितना विकसित हो रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगिकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाएं या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण करें, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ। यह कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेज़ी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज़ सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेज़ी से अपार धन कमा रही थी, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा था, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ और उसके बाद हैब्डेन और काम्पबेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीकी में प्रगति करने वाला इंग्लैंड, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रक्रियावाद से घिरा हुआ था?
ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे हैं और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड गलत भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने का समय लगभग वही है जो भारत के स्वतंत्रता होने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और उसमें बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं से जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की यह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और भी इन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती हैं उसने कहीं अधिक प्रगति की होती। इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।